चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का देखिए जो हम लोग टेस्ट किए हैं तो इसमें कुछ करंट से भी क्वेश्चंस में डाले गए हैं, है ना। ज़्यादातर यानी फोकस उसी पे किया गया है कि जो आपके इधर 2024 में जितने भी करंट से संबंधित हो वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। तो इसी सिलसिले में लो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लो इसमें लेविस मम्फोर्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेविस मम्फोर्ड का। तो लेविस मम्फोर्ड किस शाखा से संबंधित हैं? तो क्या उत्तर बताएंगे? हाँ, नगरीकरण से हैं। किस भूगोल शाखा से हैं? तो नगरीकरण से रिलेटेड हैं। बताए गए अनुसार शहरी विकास के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इनका देखिए जो इनसे पहले के आए थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेगा सिटी, है ना, और उसी के आधार पे इन्होंने क्या किया है कि इसको कई भागों में बांटा गया था। 6 भागों में बांटा था इन्होंने नगर के। तो नगर की प्रारंभिक अवस्था को इन्होंने क्या नाम दिया था? इयोपोलिस या इकोपोलिस कहा गया। दूसरा आपका है पॉलिस है, तीसरा आपका है मेट्रोपोलिस और चौथा आपका मेगालोपोलिस। 4 ये चरण आपके दिए गए हैं। और चौथे चरण के बाद बताया जाता है कि नगर क्या होता है, डिक्लाइन की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो डिक्लाइन की जो 5वीं अवस्था है वो कौन सी आ जाती है? टर्नोपोलिस। और फिर इसके बाद क्या है? नेक्रोपोलिस सबसे अंतिम अवस्था में है ये, ठीक ना। तो इस बेस पे देखिए आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले पे आपका आ जाएगा 2 इकोपोलिस, फिर आपका पॉलिस यानी 2-1, और उसके बाद आपका मेट्रोपोलिस और फिर आपका मेगालोपोलिस। तो क्या आ जाएगा उत्तर आपका? ए, यानी उत्तर आपका राइट हो जाएगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है निम्नलिखित में से विश्व के जनसंख्या से रिलेटेड है। विश्व के निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं करता है? 4 आपके दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो कृषि प्रधान है और कौन सा नहीं है, इसी से पहचानना है आपको। तो देखिए मिस्र है, मिस्र आपका कैसा है? तो उत्तर का कृषि प्रधान है ये। चीन का मैदान ये भी आपका है कृषि प्रधान है। अब बात आ जाती है इन दोनों में आ जाती है ये। तो यहाँ पर भी देखिए जो जावा जो है आपका इंडोनेशिया, ये भी आपका कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पे है। ये आपका उत्तर पूर्वी जो यूएसए है, हालांकि यूएसए में भी है देखिए कृषि, लेकिन इसमें क्षेत्र दे दिया गया है पूर्वोत्तर वाला। तो पूर्वोत्तर पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र आपका आ जाता है ये, ठीक। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मंगोलिया के उलान बटोर तथा नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? कि यहाँ के जो आपके सिटी शहर दिए हुए हैं तो उसी में से दिया गया है कि इनमें से आपको पहचानना है कि नाइजीरिया का, मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर, और नाइजीरिया की राजधानी नहीं, लागोस है। लागोस वहाँ का सबसे बड़ा नगर है, वहाँ का वो है ना, बंदरगाह के रूप में है ये, ठीक। तो ये है, तो इसमें देखिए आपका दिया है कि ये प्रमुख नगर हैं या वैश्विक नगर हैं या एज सिटी है या एनक्लेव है, इन चारों में से बताना है। तो उत्तर क्या होगा? ये प्राइमेट सिटी के रूप में है। तो प्राइमेट सिटी देखिए होता क्या है कि जो वहाँ उस क्षेत्र का सबसे मुख्य नगर होता है उसी को प्राइमेट सिटी कहा जाता है, बड़ा, ठीक ना। तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है और नाइजर का जो सबसे बड़ा शहर वो कौन सा आपका? लागोस है ये, ठीक। तो इस तरह से प्राइमेट सिटी किसने दिया था? जेफरसन का था प्राइमेट सिटी। कब दिया था इन्होंने सिद्धांत? 1937 के आसपास, ठीक ना, प्राइमेट सिटी है, ठीक। मार्क जेफरसन ने किसी शब्द का प्रयोग किया था? केंद्रीय शब्द का, सेंट्रल शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था जेफरसन। 1931 में सेंट्रल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक। इतनी चीज इनके बारे में जानते रहिए।
नेक्स्ट है 2023-24 के डेटा के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा स्थान पूछ लिया गया है। पहला तो सभी को याद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे है तीसरा पूछा गया है कि तीसरा इसमें कौन सा होगा। तो तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे आपका है पंजाब, आपका उत्तर है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे पंजाब, यानी यहां से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश। हाँ, पहले पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर एमपी लिख लीजिएगा और तीसरे पर आपका है पंजाब। तो कुल खाद्यान्न में देखिए आपकी जो होती हैं, मोटे अनाज को भी शामिल किया जाता है, दालों को भी शामिल किया जाता है, गेहूं को भी, चावल को, सबको शामिल किया जाता है। ये तो 2023-24 का जो भी रिसेंट डाटा आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए चावल में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? तेलंगाना को ध्यान में रखिएगा, ये डाटा चेंज हुआ है और इसी का पूछे जाने का ज्यादा चांस है। गेहूं में कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। और मक्का में कौन सा है? कर्नाटक है। और इसके अलावा मोटे अनाज में राजस्थान कर लीजिएगा, मोटे अनाज में राजस्थान। और दाल में कौन सा है? एमपी है। ये जो नया रिपोर्ट आया है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग है प्रथम स्थान ये है ये। और इसी में कुल खाद्यान्नों की बात करें, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, एमपी दूसरे पे है, पंजाब है तीसरे पर आपका है ये। वाली दाल का डाटा अब दालों में सब आ गया है ना उसमें कंप्लीटेड। हाँ, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हम लोग। वर्तमान समय में 2024 में विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा? आजकल देखा जाए करप्शन सबसे ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पे हर जगह पे है ना। स्कैम से रिलेटेड देखा जाए या लूट खटोस से रिलेटेड, हर चीज में क्या है, स्कैम काफी ज्यादा हो रहा है हर चीज में। तो इसी में आपका दिया गया है कि 24 का जो डाटा दिया गया है इसमें सबसे न्यूनतम यानी कि इसका स्थान आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तर है डेनमार्क, है ना। डेनमार्क का है, तो डेनमार्क का है सबसे न्यूनतम है, वहां का है 90 अंक दिया गया है इसको, यानी 100 में से 90% वहां पर क्या है, करप्शन नहीं होता है, 10% केवल होता है। तो इस तरह से सबसे ऊंचे पायदान पर है। दूसरे नंबर पे आपका है फिनलैंड है, आपका ये सेकंड नंबर है फिनलैंड है, उसका आपका है 87 आपका दिया गया है मार्क। और फिर उसके बाद है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को 85 दिया गया है, तीसरे नंबर पे है। और चौथा आपका है नॉर्वे, नॉर्वे इसमें नहीं दिया है, तो चौथे में आपका है नॉर्वे। और नॉर्वे का जो स्थान दिया गया है 84। ये भी देखिए जनसंख्याकरण के डाटा से ही रिलेटेड है, ठीक ना। कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के समूह में 35% से अधिक, ध्यान रखिएगा कि 35% से अधिक का पूछ लिया गया है। अब देखिए कई तरीके से पूछ सकता है कि 50% से अधिक कौन सा है, या 35% से अधिक, या सबसे ज्यादा, है ना, इस तरह से पूछ सकता है ये, ठीक। तो इसमें बताना है कि 35% से अधिक जो नागरिकृत है वो आपके कौन कौन से, यानी इसमें ग्रुप आएंगे इसमें। तो पहला दिया गया क्या आपका आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, फिर केरल, फिर पंजाब, त्रिपुरा, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़, और चौथा दिया गया सिक्किम, केरल, पंजाब और गोवा। तो क्या इसमें आपका लग रहा है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो ये देख लिया करिए कि इसमें से कौन से होने की संभावना नहीं है। जैसे देखिए सिक्किम आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। दूसरा आपका है छत्तीसगढ़, यानी उन पठारी क्षेत्रों को निकालिए, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को निकालिए जो नहीं होगा आपका ये, है ना। तो इसमें देखिएगा दूसरा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें है,
ये भी नहीं होगा पहला। फिर छत्तीसगढ़ इसमें है, ये भी नहीं, तो आंसर अपने आप आ गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे अपने हम लोग IQ लेवल से आपको उसको निशान लगा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए आपका है 31 दशमलव समथिंग के आसपास है, केवल 31.6, तो 35% से आपका कम है ये, ठीक। और सबसे ज्यादा जो आपका है गोवा का है ना, गोवा इसमें जो नहीं दिया गया है वो सबसे ज्यादा है। गोवा में सबसे ज्यादा आपका कितना है, 62.17, ठीक। फिर इसी में अगर यूपी का पूछ लिया जाए कि यूपी का कितना है, यूपी स्पेशल, तो आपका हो जाएगा 22.27, 22.27% है यहाँ का नगरीकरण। बाकी तमिलनाडु का है 48 है, केरल का है ये 47.7 है, पंजाब का है 37.48। तो ये सब क्या है आपके 35 से 100 ऊपर के आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक निर्माता कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं या उनके जिन्हें यहां अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है के बहुत पास स्थित हो कि तब उसे कहा जाता है। मतलब क्या है, कोई कंपनी है मान लीजिए, ठीक, और ये क्या कर रही है कि कोई भी सामान जैसे बना रही है तो अपने आपूर्तिकर्ताओं तथा उनके पास जहां पर यह उत्पाद है, इसी के पास यानी कोई अगर उत्पाद है और वहीं पर वो स्थापित कर दी जाए, तो वेबर के यानी सिद्धांत की तरफ जा रहा है, स्थानीयकरण की तरफ, ये है ना, कि जो भारी जो उद्योग होते हैं वो क्या होगा कि जहां पे रॉ मटेरियल पाए जाते हैं वहीं पर प्रतिस्थापित किया जाए, है ना। तो स्थानीयकरण आपका देखिए वहां से आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए क्या होगा कि थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल बेस होते हैं, तो उनको जल्दीबाजी मत पढ़ा करिए, एक एक शब्द पे उसको गौर दिया करिए कि क्या कह रहा है, और कोशिश करिए कि उसको जो जो कहता है ऐसे ड्राफ्टिंग करते चले जाइए, तब आप क्या है माइंड में थोड़ा सेट हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो जब देखिए इस तरह से आ रहा है कि वेबर से जोड़ लिए तो आसान हो गया आपका ये। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है उत्तर भारत की तुलना में, यानी नॉर्थ से तुलना कर रहा है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में, साउथ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग यानी IT सेक्टर की बात कर रहा है ये, ठीक। उद्योगों की तीव्र वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्या करता। बात तो सही है कि नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी डेवलप है। अब उसका कारण है क्यों ऐसा है ये, है ना। पहला देखिए क्या है, सुशासन। क्या ऐसा बात सही है? यस, वहां पे करप्शन नहीं है, सुशासन, वहां पर गुड गवर्नेंस आपकी कॉन्सेप्ट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट है। जैसे अपने यहाँ देखा जाए जातिवाद धर्म संप्रदाय के नाम पे वोटिंग होती है, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे व्यक्ति की योग्यता को देख करके करते हैं ये। तो ये चीजें वहां पे सुशासन है ना, कंट्रोलिंग होती है। जैसे अपने यहाँ करप्शन काफी ज्यादा है, वहां पे इस तरह से ऐसा नहीं आता है ये, ठीक ना। तो सुशासन आपका बिल्कुल आपका पहला सही रहेगा। फिर दूसरा है अच्छी अवसंरचना तथा नेटवर्क सुलभता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि IT सेक्टर वहीं पर होगा जहां पर क्या होगा कि नेटवर्क आपका, जैसे 5G सेवाएं सबसे पहले आपके साउथ में शुरू की गई हैं, ठीक। उच्च तकनीकी संस्थानों की अधिक संस्थान, ये भी आपका सही है ना। निम्न श्रम लागत ये है ही नहीं, क्योंकि वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो श्रम लागत क्या होगा, उच्च रहता है। विनिर्माण कारोबारों का उच्च अनुपात, ये भी आपका गलत है। तो 1 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, यानी C आपका हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसके बाद
भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही है? यानी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है। तो जब देखिए, जब किसी क्षेत्र के बारे में आता तो उसको एक मैपिंग बना लीजिए, है ना। तो अब उसके बारे में सोचे क्या हो सकता वहां पे, है ना, कि हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकता है, उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये पहला है आपका कि जल विद्युत उत्पादन की बहुत संभावनाएं, ऐसा है कि नहीं? तो यस, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में स्लोप ज्यादा होगा। तो जब स्लोप ज्यादा होगा तो चेनाब नदी, जो सतलज नदियां हैं, ये सब क्या है, ये काफी ऊंचाई से गिरेंगे टरबाइन, यानी इस तरह से क्या होगा कि जल विद्युत की संभावना ज्यादा होगा। ये साक्षरता दर ठीक है, वहां का कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये भी सही आपका है। बागवानी क्रियाकलापों में अधिक संभावनाएं, ये भी आपका सही है कि वहां पे बागवानी क्रियाकलाप काफी ज्यादा है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन नहीं है आपका। कृषि योग्य भूमि का अधिक अनुपात, ये भी नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका, यानी ये भी आपका हो जाएगा ये। ठीक, तो देखने में लगता है कि काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन आराम से ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ा करिए, बहुत आसान होता है ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 3 दशकों के दौरान शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? काफी इंपॉर्टेंट आपका है कि 3 दशक तक का, यानी ये बिल्कुल लगातार 3 सालों का, यानी पूछ लिया गया है कि 22 में भी, 23 में भी और 24, यानी इधर से देखा जाए कि यानी पिछले, यानी सब लगातार से देखा जाए कि इससे पहले, यानी जो आपकी जितनी भी जनगणना हुई है सब में से, यानी अब तक का जो लगातार जो गिरावट दर्ज की जा रही है, हाँ 10 साल से रिलेटेड, यानी यहाँ पे 2001 का ले लेंगे, 2011 का और करंट वाला भी, यानी इस समय जो आ रहा है ये, ठीक ना, 21-22 वाला। ठीक, तो यहां से देखा जाए तीनों में, यानी आपके गिरावट दर्ज की गई, वो कौन सा है ये? तो एक अच्छी चीज है ये कि शिशु मृत्यु दर अगर कहीं पर देखिए गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, तो मतलब क्या है कि वो यानी काफी अच्छे प्रोग्रेस में है, कि यहाँ के जनता है काफी अवेयरनेस है, जागरूक है। फिर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल काफी अच्छे हैं वहां पे, सब सुविधाएं सब ज्यादा मिल जा रही है, इस वजह से वहां पर ये कंडीशन हो रही है। ठीक, तो कहीं पर भी कोई घर या परिवार, कोई गांव है जहां पर देखिए शिशु मृत्यु दर, यानी अगर जितना न्यूनतम होगा वो क्या होगा, वो यानी परिवार उतना ही ज्यादा यानी प्रोग्रेस करता है ये, वो उसकी अर्थव्यवस्था को यानी शो कर देता है, वहां की इंटरनल कंडीशन को यानी दिखा देता है ये। तो वो आपका है, देखिए उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को देखते पता चल जाता है ये भी आपका ये कि इनमें से क्या है, शिक्षा के रूप में कौन ज्यादा है, आईटी सेक्टर में कौन ज्यादा है, उद्योग के रूप में कौन है, तो तमिलनाडु आपका है ये। यानी इसका जो करंट में आपका है 8.2 है, इससे पहले आपका देखा जाए 10.8 जो था आपका 10.2 था, और फिर इसके बाद 10.4, तो लगातार क्या और आपका गिरावट के रूप में दर्ज की गई है ये। ठीक, तो इस तरह से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वह शब्द जो वर्णित करता है कि जनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, वह क्या कहलाता है? कि कह रहा है कि जनन दर में गिरावट, कि बच्चों के जन्म देने की जो क्षमता उसमें यानी गिरावट होने के बावजूद भी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि होती चली जा रही है। यानी जो ग्रोथ रेट है उसमें क्या हो रहा है, आपका गिरावट आ रही है वृद्धि दर में, उसके बावजूद भी क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। तो इस प्रकार का कहा जाता है जनसांख्यिकी गति कहा जाता है इसी को। इसे क्या नाम दिया जाता है, जनसांख्यिकी गति। और जनसांख्यिकी संक्रमण
नोटिस 10 का जो सिद्धांत है, तो जिसमें आपका एक सबसे न्यूनतम एक सबसे अधिकतम और दोनों के बीच का जो संक्रमण वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर। में देखिए क्या होता है कि जो आपका बर्थ रेट है वो और डेथ रेट जो होता है वो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, ये है ना। तो ए आंसर आपका ये सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या शॉर्टकट में इसे कहा जाता है यूएनईपी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी कार्यक्रम के अनुसार 2024 में विश्व खाद्य बर्बादी दिवस ना, जो जैसे देखिए हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो बहुत सारे जो है भोजन है देखिए वेस्टेज हो जा रहा है ना। तो आप लोग अगर कहीं पर भी देखिए फंक्शन में जा रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा एक स्लोगन लगा सकते हैं वहां पे। ये एक बहुत पॉजिटिव रहता है, एक बार करके देखिए बहुत अच्छा इससे रहता है ये, है ना। कोई ज्यादा नहीं है, 10-20 रुपए का फोटोकॉपी लगाकर जगह जगह ऐसे लगा दीजिए आप लोग। यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार ये हो रहा है क्योंकि ये विश्व स्तर पर गणना की जा रही है सारी चीजें। कि यहां पे देखा जाए कि फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट जो आपका आया है, फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट जो आया है, ये हर साल देखिए इसीलिए जारी किया जाता है। चाहे कोई एक परिवार ही क्यों ना हो, वहां पर भी देखिए वेस्टेज जा रहा है तो वो भी आपका गलत है। या कोई भी शादी विवाह या कोई फंक्शन है वहां पर अगर वेस्टेज जा रहा है तो ये भी आपका गलत है ये, है ना। कि कम से कम देखिए बर्बादी इस तरह से ना, क्योंकि जो हंगर रिपोर्ट आपका आता है, भूख सूचकांक, वो इसी का कहीं ना कहीं आपका परिवर्तित रूप होता है कि जितना आपका जो वेस्टेज होगा अगर उसको कमी कर दिया जाए तो हंगर सूचकांक में क्या आ जाएगा, हम लोग सुधार कर सकते हैं। कि कहीं पर यानी किसी को भूखे खाने के लिए नहीं मिल रहा है और कहीं पर इतना ज्यादा ओवर एक्सेस हो जा रहा है कि वेस्टेज किया जा रहा है। और आंकड़ा भी रिपोर्ट सुनेंगे कि इतना ज्यादा होगा, ताज्जुब होगा कि 2024 में जो आपका आया है रिपोर्ट है कि लगभग आपका ये 1.05 बिलियन टन इतना खाना क्या हो जा रहा है, वेस्टेज हो जा रहा है। अब बताइए क्या होगा ये, ये सब ऐसे बर्बादी हैं कि पूछिए मत। और होटल में तो बहुत ज्यादा। फिर ये भी देखिए रिपोर्ट और आया है 2024 में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में वेस्टेज बहुत ज्यादा है। कि अब यहां से देखिए कई चीजें इस डाटा से क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है रिपोर्ट है ये, है ना। तो ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका ये कि ग्रामीण और शहरी की अगर तुलना करें हम लोग, जो शहरी लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा वीआईपी हैं, किस चीज के वीआईपी हैं आप बताइए? खाना बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को वीआईपी कहते हैं। स्मार्ट ओवर स्मार्ट आप अपने आप को कहते हैं कि मैथ सिस्टम हम इस तरह से कर रहे हैं, ये सब चीजें। इससे अच्छा तो गाँव में जो पत्तल पे खिला रहे हो ज्यादा अच्छे लोग हैं, है ना। तो इस रिपोर्ट से क्या है कि कहीं पर अगर इस तरह से कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है तो उसको क्या है, उसको समझा सकते हैं आप लोग इस रिपोर्ट के अनुसार। इससे अच्छा तो ग्रामीण कल्चर हमारा बहुत बढ़िया है, क्यों ना उसी परिपाटी पर हम लोग क्यों ना करें हम लोग, है ना। लेकिन अब नहीं चल पा रहा है, कह रहे हैं कि कौन इतना वो ज्यादा करेगा सब चीजें। लेकिन जब ये आप कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, यूएनईपी का ये रिपोर्ट आप इसको लगा रहे हैं, तो एक बार खाना लेने के बाद क्या निगाह उस पर जरूर जाएगी वो। और जब लेगा तो उसकी कल्चर क्या होगा, लेते समय हिलेगा कि नहीं यार सामने लिखा है ना। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं पर भी आप ऐसे ऐसे आप ये कर सकते हैं, सब चीजें समझा सकते हैं। जितना ज्यादा अवेयरनेस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा ये। तो बाकी जो अब देखिए जो फूड बच जाता है तब क्या करें अब बचेगा, जो और बना है तो बचेगा श्योर है। तो जो बच गया तो बाहर जो इस तरह से जो रहे, है ना, तो उनको इस तरह से यानी करवा दिया करिए सब चीजें। क्योंकि हम ही लोगों का फंक्शन रहता है, खाना पीना तो सभी हम लोगों का रहता है, तो हम लोगों का अधिकार होता है किसी को यानी उसको दान में दे सकते हैं। या उसके आसपास देखिए कि कहीं पर वृद्धाश्रम हो या कहीं पर बालक से रिलेटेड ऐसे रहे, तो वहां पर उसको खानों को भिजवा दीजिए अपना आराम से,
सबको हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि इस सूचकांक में हम लोग कमी ला सकते हैं सब चीजें, ये सब, इसीलिए रिपोर्ट ये जारी की जाती है। और यही नहीं, अभी ताजुब देखेंगे इसका जो रिपोर्ट सुन करके, और कि 2024 का जो रिपोर्ट आया है तो इसमें बताया गया कि दक्षिण पूर्व एशिया का इन्होंने एक अवलोकन किया है, दक्षिण एशिया से रिलेटेड, है ना। तो इसमें देखा गया कि भूटान है जो कि सबसे कम बर्बाद करने वाला यानी देश है। अब देखिए उसकी उपमा, इतना छोटा देश है ना, कहेंगे जाहिर सी बात हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात उसके पास उतना ज्यादा इकोनॉमी है ही नहीं। तो जब ज्यादा नहीं है तो ओवर क्या हो, खाना बनाएगा नहीं, उतना ही बनाए जितना नहीं काम चल सके, तो वो सबसे ज्यादा। लेकिन वहीं पर दूसरा देखेंगे, मालदीव नंबर 1 पे है। ये सब करंट के डाटा हैं, ये सब चीजें, है ना। कि अपने दक्षिण एशिया की अगर बात करें जो कि सबसे आबादी वाले रूप में आता है, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, तो उसमें देखिए क्या है, भूटान यानी है सबसे कम और मालदीव है सबसे ज्यादा कर रहा है ये। ठीक, हाँ तो हाँ, तो ये देखिए किस तिथि को मनाया गया है। तो हर साल देखिए आपका है 30 मार्च को, देखिए क्या आता है, ये रिपोर्ट आती है, ये 23 मार्च को ये रिपोर्ट हमेशा ये आती है, ये इसी समय मनाया जाता है ये। और बहुत अच्छा देखिए टाइम भी अच्छा चूज किया है, क्योंकि इसके आसपास है शादियां विवाह काफी ज्यादा होती है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंट के अनुसार जो कि बसंत का महीना यानी ज्यादा चूज करते हैं, फरवरी मार्च वहां, और एक होते हैं जो कि मई जून का महीना चूज करते हैं लगन के अनुसार, है ना। तो बहुत शादियां, तो ये रिपोर्ट भी इसी तरह से आती है ताकि लोग अवेयरनेस यानी लोग जागरूकता बढ़ जाए। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी जहां पे लिबर्टी की बात आ रही है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में ये चीजें क्या हो रही है कि आज वर्तमान में भारत में प्रेस की कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। और न्यूज भी आती है सब चीजें कि अगर कोई इस तरह से यानी प्रेस से रिलेटेड आता है तो वो ज्यादा है जो कि गवर्नमेंट की ही बताई बातों को यानी छाप रहा है। तो यानी भारत में क्या हो रहा है, सूचकांक बहुत बुरे पैदाने पर है ये। तो यहाँ पर है कि विश्व के स्तर पर यानी पूछा गया है कि सूचकांक के अनुसार सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है। देखिए सब वही अफ्रीका वाले देश को दे दिया गया, उन्हीं में से होते हैं। तो कठिन को देखिए, इसको क्या है, इसी को आसान भी बनाया जा सकता है। कठिन आसान देखिए कैसे हो सकता था कि एक देश होता जो कि अफ्रीका का दे देता, बाकी है कोई उत्तरी अमेरिका, कोई दक्षिण अमेरिका का, कोई भारत का, एशिया का दे देता, आसान हो जाता तब वो। लेकिन अब चारों जब दे दिया बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका एरिट्रिया आपका है, ये राइट आंसर है। ये यहाँ पे जो सूचकांक है इसको जो दिया गया है 100 में से 16.64 सबसे निचले पायदान पे है। और सबसे नंबर 1 पे आपका है जहां पर स्वतंत्रता काफी अच्छी है, वो आपका है नॉर्वे है। आपका नॉर्वे में आपका इसका सूचकांक है 91.89। आज देखिए पीसीएस का पेपर हो रहा है, बहुत कई क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से है, बहुत ज्यादा उसमें आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, तो आपके भी जैसे हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मानी मैक्सिमम यानी उसी से उठाया गया है क्वेश्चंस, तो आपके भी यानी इस तरह से आने की संभावना रहेगी इस पे ये क्वेश्चन। एलटी उल्टी में तो और ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एलटी का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, एलटी जीआईसी का सब पीसीएस वाले ही उठा करके रखे जाते हैं मैक्सिमम। हाँ, करंट बेस पे ज्यादा रहता है वो। चलिए, पेंक के अपर्दन चक्र में एंट्विकलुंग शब्द का क्या अर्थ है? विकास, वृद्धि, स्थलाकृति या अवस्था। तो एंट्विकलुंग को इन्होंने क्या नाम दिया था? विकास यानी कहा था, डेवलपमेंट कहा था। ये एंट्विकलुंग एक जर्मन वर्ड था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डेविस का जो मॉडल है ये, अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? बाढ़ का मैदान है कि मैदान है, या बजाडा है, या डेल्टा मैदान है?
तो अंतिम चरण जो आता है डेल्टा मैदान, है ना, कि उन्होंने जो निक्षेपाकृत आकृतियों की बात की है, तो निक्षेपाकृतियों में डेल्टा डेल्टा के प्रकार की बात की थी उन्होंने, ठीक। तो ये सबसे अंतिम से रिलेटेड आपका है ये। नेक्स्ट है इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित आच्छादन, आच्छादन का देखिए यहाँ पे जो डेनोटेशन जो वर्ड है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जिसमें अपर्दन और अपक्षय दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसी को अनाच्छादन कहा जाता है। ये प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए कि इन चारों में से सबसे पहले क्या होगा, अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, अपक्षय होता है कि परिवहन होता है। पहले अपक्षय होगा, यानी चट्टानों का अपने स्थान पर क्या होगा, टूटना फूटना होता है। और जब हो गया तो फिर इसके बाद क्या होगा, परिवहन होगा ना, परिवहन होना चाहिए। अपक्षय पहले हो रहा है, तो इसके बाद अपर्दन की क्रिया। अच्छा, अपर्दन में कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, एक तो जैसे अपर्दन के अगर प्रक्रम की बात करें तो एक तो आपका नदी से रिलेटेड आ जाता है, दूसरा आपका है वायु से रिलेटेड, और तीसरा आपका है हिम से रिलेटेड आ जाएगा, और समुद्र स्थल से रिलेटेड आ जाएगा, और चौथा आपका है काष्ठ शिलाकृतियां, ये आपका है। तो दूसरा आपका यानी यहाँ से आ गया है, फिर निक्षेपण की क्रिया सबसे लास्ट में यानी कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी पहले नंबर पे आपका अपक्षय है, फिर दूसरे आपका अपर्दन की क्रिया है, अपर्दन की क्रिया में फिर आपका परिवहन, और फिर लास्ट में कर देगा निक्षेपण की क्रिया। परिवहन सेकंड माना है इसमें नहीं सही है ना, क्योंकि प्रक्रम है ना, प्रक्रम का यानी कारक पहले होता है, ठीक, फिर उसके बाद यानी परिवहन होता है। यहीं पे परिवहन में देखिए क्या होगा, छठी शक्ति का सिद्धांत आता है, गिलबर्ट का आता है ना, तो इसलिए वो आपका सही है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपका ये परिवहन का जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद है पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव के विशिष्ट स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, गर्नस्थ या निश्चय या स्वपोषी या खाद्य पिरामिड या पोषण स्तर। निश आपका सही है, आपका उत्तर आया हुआ, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक ना, पूछा गया है। निश आपका गर्भस्थ आपका सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है बहुत, कि फिजिकल से रिलेटेड कौन सा नहीं है इसमें, है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट से कौन सा इसमें संबंधित है नहीं है ये। तो भौतिक वातावरण में हम लोग जैविक अजैविक, है ना, तो जैविक जो अजैविक जो तत्व होते हैं उन्हीं को यानी शामिल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मिट्टी आपकी सॉइल शामिल की जाती है, ठीक है ना। फिर भूमि के जो रूप होते हैं ये भी आपके होते हैं, कोई ऊपर होता है, कोई सपाट होता है, कोई निम्न क्षेत्र होता है। जल राशियां ये भी आपकी इसमें शामिल की जाती हैं, फिजिकल का ही पार्ट है। बस्तियां आपका नहीं है। देखिए इसी को सिंपल अगर एक शब्द में कह दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, यानी मानव भूगोल का है। सिंपल हो गया इसी का। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बस्तियों को कहाँ पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसका पूछा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम की बात है। शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो टांसले के द्वारा ये किया गया है। 1935 में दिया गया था ये, टांसले के द्वारा ये।
नेक्स्ट इसके बाद उष्णकटिबंधीय में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिम की अपेक्षा, महासागरों के पूर्वी तट, अगर देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करिए, ऐसे मैप बना लिया करिए हल्का सा। जैसे मान लीजिए कोई सा अगर मैप बनाते हैं कि मान लीजिए अफ्रीका का बना लिया आपने, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को ले लिया अपने एग्जाम्पल में, ठीक। तो महासागरों के पूर्वी तट, इसका पूर्वी तट यानी ये हो गया अटलांटिक का पूर्वी तट, पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। यानी ये क्या है, ये आपका पश्चिमी तटीय आपका है। यानी क्या कह रहा है कि महासागरों के पूर्वी तट जो होते हैं पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। सही कि गलत? हाँ सही है। हाँ सर पूर्व में ठंडी धारा रहती है, महाद्वीप में पश्चिम हो जाएगा, महासागर पूर्व हो जाएगा, ठंडी जो धारा रहती है। तो रेगिस्तान पाया जाता है सर वहाँ पे, वहाँ रेगिस्तान होता है कि पूर्वी तट जो होता है, पूर्वी तट पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। महासागर के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है सर ये। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के पूर्वी तट, महासागरों के पूर्वी तट और पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। सही लग रहा है? सर जलधाराओं का कितना परसेंट प्रभाव पड़ता है? 100% तो पड़ता है। मैंने जलधाराओं का रहता है, ये वहीं से उठाया है क्वेश्चन। तो ठंडी है ना, ठंडी और गर्म जलधारा से रिलेटेड है आपका। तो ये गलत है, हाँ ये कथन आपका गलत आएगा ये, है ना, कि यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है ये, है ना, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका जस्ट उल्टा होता है ये, है ना, उल्टा चलता है ये। इसी को मतलब ठंडी दे देता है, तब सही रहता है ये, सही हो जाता है। और दूसरा है इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय जलधाराओं का प्रचलित पनों का अधिक प्रभाव रहता है। ये सही है आपका, ये है ना, प्रचलित पनों का प्रभाव ये ज्यादा रहता है। तो ए गलत आएगा और आर आपका इसमें सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड के आधार पर कीजिए कि तटीय प्रवाल भित्तियां स्थल की सीमा से सटी होती हैं। सही है बिल्कुल। अवरोधक प्रवाल भित्तियां स्थल से लैगून द्वारा पृथक होते हैं। ये भी सही आपका है। फिर इसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूरब में स्थित है। ये गलत है आपका ये, है ना। क्वींसलैंड के पूर्व में होगा, वहाँ जो स्टेट है ना। ये क्वेश्चन ये भी रिपीट करके पूछा गया है, आया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका ये गलत है ये। हाँ, तो ये आपका है एटाल एक मुद्रिक आकार का द्वीप होता है। ये आपका सही है ये, यानी ए बी और डी, यानी ये बी आपका सही है, ठीक। ये तो सिंपल है आपका। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में स्थिर स्तर सिद्धांत किसने दिया था? मर्रे ने दिया था। तो फादर ऑफ ओशिनोग्राफी किसे कहा गया है? मर्रे को ही कहा गया है ये, ठीक। डार्विन का कौन सा सिद्धांत था? अवतरण सिद्धांत। देखिए कहां से कहां डार्विन आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है इनको सुमेलित करना है इसका। और अच्छा वो नहीं है, अच्छा आंसर नहीं। चलिए वैसे मिला लीजिएगा उस तरह से। हाँ उस तरह मिला लीजिए इसको, ठीक। ओयासियो धारा कैसी है ये? कहाँ पर है? जापान में है ये, है ना। ये जो है ओयासियो गर्म है कि ठंडी?
ठंडी है, हैं? केसर ठंडी है। ठंडी है हाँ, तो क्यूरेशियो क्या गर्म है, क्यूरेशियो गर्म है। हाँ क्यूरेशियो गर्म है, ध्यान रखिएगा, क्यूरेशियो ठंडी है। इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यूराई इसका दूसरा नाम इसी का है क्या? हाँ, क्यूराई है। क्यूरोसियो और ओयासियो, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो देखिए यहाँ पे है जो ओयासी है ये आपका गर्म है, ये है ना। क्यूरेसी आपका कैसा है, ये गर्म है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्यूराइल होता है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्यूराइल होता है ये। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ओयासी कैसी आपकी है, ठंडी जलधारा है ये। तो ठंडी है, कहाँ पे ये प्रवाहित हो रही है, उत्तरी प्रशांत महासागर। बेंगुला की धारा, बेंगुला नाम का एक शहर है ना, अफ्रीका में। ठीक, हाँ, तो ये कैसी बेंगुला की धारा है, ये ठंडी है। ठंडी है। ये कहाँ पर है, ये भी दक्षिण अटलांटिक में आपका है। हाँ, दक्षिण अटलांटिक कर लीजिएगा। हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत कर लीजिएगा ये भी इसको। ठंडी। ठीक, कनारी ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है आपका 24 है कि महासागरों में ताप प्रवणता पर्वत थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या है। यह जल की सबसे ऊष्म परत होती है जिसमें तापमान सभी गहराइयों पर लगभग एक समान होता है, या इस परत में गहराइयां बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, या इस परत में तापमान कम होता है पर गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है, या इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ तेजी से गिरता है। ये आपका राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे। ठीक ना, कि जैसे जैसे यानी हम लोग गहराई के जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, वहां पे गिरावट दर्ज की जाती है तेजी से। ये तो सिंपल ही है, कर दिए होंगे कि हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है किस महासागर में, ये प्रवाहित होगी तो किस में होगी, क्या हुआ, अच्छा ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, या दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे होगा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, ये ज्यादा अच्छा है कि दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे ज्यादा अच्छा है। दक्षिण पश्चिमी तट नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। वही है, देख लीजिए बहुत बारीक है इसमें, है देखिए। अब ऐसे सवालों को क्या करिए, थोड़ा सा मैपिंग बना लिया करिए ऐसे। ये आपका है, ये भूमध्य रेखा हो गया और ये मकर। तो इसमें देखिए क्या होगा, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। अब धारा किधर बह रही है, यहाँ पे बह रही है, नहीं यही तो आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे, ये ज्यादा राइट आंसर होगा। ठीक है, कि अब दोनों में से अगर चूज करना है कि पश्चिम ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि दक्षिण पश्चिम कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, तो उत्तर क्या होगा आपका कि दक्षिण पश्चिम कहना उसके पेक्षा ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है ना। निम्न में से सागरीय लवणता का दूसरा सबसे बड़ा घटक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
तो दूसरा सबसे ज्यादा घटक कौन सा है? मैग्नीशियम। नंबर 1 पे कौन सा होता है? कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना, तो मैग्नीशियम आपका है जो घटक इसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आता है। ज्वारभाटा के स्थैतिक तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? स्थैतिक है तरंग का सिद्धांत है हैरिस ने, यूएसए के भूगोलवेत्ता थे, ठीक, उन्होंने किया था। वेबल का कौन सा था? वेबल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत, है ना, प्रगामी। जो वेबल और हैरिस होते हैं दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, है ना, एक की जो आलोचना है दूसरा क्या करता है उसका प्रतिक्रिया देता है ये, ठीक। तो इस तरह से वेबल को ध्यान में रखना, प्रगामी तरंग सिद्धांत दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आप कहते हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेचारा बहुत संघर्ष कर रहा है, और उसके संघर्ष से आंसर ही पता चल गया होगा कौन है जो संघर्ष कर रहा है। कि जो उस देश का मूल वासी था एक समय, आज देखिए वहां का वासी है ही नहीं है ना, ये कंडीशन हो जाती है ये। तो भारत सहित, ये सहित आएगा यहाँ पे, विश्व के 140 देशों में अभी हाल ही में 2024 का रिपोर्ट आया है जस्ट ये भी, ठीक है, कि हाल ही में किस देश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की सहमति जताई है? अभी दिया नहीं गया है, लेकिन ये है कि 140 देशों में से, यानी उसमें अधिकांश लोगों ने क्या है इसकी, यानी सहमति दे दी है ये। और इनमें से सबसे ज्यादा जो सहमति देने वाले हैं वो यूरोप वाले कंट्री, एक तो वो हैं, और अमेरिका भी यानी इसको दे रहा है साथ में। अमेरिका का जानते हैं ड्यूल पॉलिसी है वो तो सबसे ज्यादा ही दे रहा है। तो इसमें आपका फिलिस्तीन, टैंगो, मोनाको और ताइवान, क्योंकि संघर्ष ये भी कर रहा है, ताइवान ये भी कर रहा है ना, तो ताइवान इसमें है नहीं अभी फिलहाल, तो इसमें क्या है आपका राइट आंसर? फिलिस्तीन है। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि समस्या इतनी ज्यादा हुई है कि इसको एक नए राष्ट्र के रूप में यानी दे देना ही यानी इसमें भलाई है, ठीक। राजधानी तक नहीं रही इसकी अभी, ये हाल हो गया है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है कि WHO, ये जो भी देखिए अगर कोई भी रिपोर्ट अगर आती है, दो रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा करिए, एक है UNEP का और दूसरा क्या है WHO का कोई रिपोर्ट अगर आए, क्योंकि ये हेल्थ यानी पर्यावरण से जुड़ जाता मुद्दा ये, और पर्यावरण भूगोल का सबसे मुख्य मुद्दा होता है ना। तो WHO ने 2024 में पहले किस वर्ष को एमपॉक्स, जिसे यानी पहले कहा जाता मॉन्की पॉक्स कहा जाता था ये, अब इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम लोग, उस वायरस को एमपॉक्स कहा जाता है, स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया था। वर्ड को ध्यान रखिएगा इसको, यानी 2024 से पहले, अभी तो हाल ही में किया है कांगो में, ठीक है, इससे पहले आपका इसका जो पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया गया था कांगो का, ठीक। लेकिन क्या 2024 से पहले किसको आपातकाल यानी किस वर्ष यानी घोषित किया था? तो आपका 2022 को किया था उसने। बताया जाता है कि जैसे बिल्कुल इस तरह से लाल ऐसे चकते आ जाते हैं, फोफले हो जाते हैं, और उससे क्या इतना ज्यादा पीड़ा होती है कि यानी मर जाता है व्यक्ति, है ना, ये हाल होता है। तो कांगो, युगांडा, रवांडा, केन्या, इन सब क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल गया है एमपॉक्स, ठीक। तो मंकी के द्वारा ये फैलने वाला ये वायरस है। अगला है अप्रैल 2023 में कौन सा देश है जो नाटो की सदस्यता को ग्रहण किया था? है किन लोगों ने स्वीडन लगा दिया है? पिछली बार क्वेश्चन आया था तो सोचा स्वीडन हो जाएगा और जानबूझ करके डाले थे,
कि सबका ध्यान वहीं जाएगा। स्वीडन जो किया था वो 32वां था आपका, वो आपका 2024 में किया है। ठीक है ना। अब क्या पूछ लिया आपको, 2023 का पूछ लिया, लेटेस्ट डाटा ये। 31वां आपका कौन सा, आपका फिनलैंड किया था आपका ये 2023 में। कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, तो ज्यादा पढ़ना भी कभी क्या होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। कहीं ज्यादा पढ़ लिया, अच्छा ठीक है ये स्वीडन मार्क के चले जाते हैं। तो ये सब इसलिए देखिए थोड़ा सा किया गया ताकि इस पे आपको हमेशा गौर करें बार बार। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तीसरा कहाँ गया, अच्छा ना 37 हो गया, अच्छा 31। हाँ काफी ज्यादा इस समय है चर्चा का विषय बना हुआ है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 19 जिन लोगों ने लगाया गलत हो जाएगा। 2024 का जो रिपोर्ट आ गया है करंट का, आप करंट पे जाइए ना सब चीजें, तो वहां पर अंग्रेजी को यानी प्रथम दे दिया गया है कि अब विश्व में देखा जाए कि अंग्रेजी जो है 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। और विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, चाइना की मैंड्रिन हो गई है। वो कितनी हो गई है, 117.7 करोड़ हो गई है ये, जो अभी का लेटेस्ट डाटा आपका ये है 2024 का हो गया ये। आपका ये 113.2 है और 114.7 है। ऐसे क्वेश्चन देखिए अगर आ जाएगा तो बजा देगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखा करिए। अगर मैंड्रिन अगर मान रहा है वो आयोग, लड़ जाइए तुरंत। वो मानेगा ही नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो कह देगा हमारे पास यही रिपोर्ट ही है, एनसीईआरटी का रिपोर्ट दे देगा सीधे। बहुत सारी चीजें हैं ऐसा। लेकिन अपना आयोग नहीं मानेगा, बीपीएस होता तो करता करंट को तुरंत की देता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका क्वाड सम्मेलन के। क्वाड का जो अभी देखिए 6 सम्मेलन जो भारत में होना था, लेकिन किसी कारण हाल ही में क्या हुआ, ये दूसरे देश में इसका प्रस्तावित कर दिया गया है। तो कौन सा देश था ये, यूएसए, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, फ्रांस। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए भी हाल ही में यूएसए की यात्रा किए थे। जब यूएसए की यात्रा किए थे तो ये उसी समय आपका क्वाड का सम्मेलन भी था, भारत में होना था। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वहीं पर है तो क्यों ना वहीं पर हो जाए, तो इसलिए यूएसए आपका राइट आंसर हो गया और यहीं पे प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट ईयर जो आपका 7th आपका जो क्वाड का सम्मेलन होगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, वो भारत में हो जाएगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जनसंख्या घनत्व निम्न में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश, सिंगापुर, मिस्र या भारत। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिंगापुर में सबसे ज्यादा है। इसका जो जनघनत्व है लगभग आपका है 8,332। या इसी को दूसरे रूप में अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि सबसे न्यूनतम किस में से होगा, क्या लगाना सही रहेगा, सबसे न्यूनतम यानी किस में होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका, बांग्लादेश करें ज्यादा अच्छा रहेगा कि भारत करें या मिस्र करें। बांग्लादेश में ज्यादा है, मिस्र आपका है सबसे न्यूनतम है 117। ठीक ना, 117। भारत का तो पता ही है कितना है, 382। और बांग्लादेश का कितना आपका 1277 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो कई तरीके से पूछ सकता है आपका सबसे न्यूनतम सबसे अधिकतम, या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट इसके बाद है कि नगर उपांत शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1937 में किसके द्वारा किया गया था, ओडी डंकन के द्वारा,
टेलिन स्मिथ के द्वारा, क्लार्क के द्वारा या टिस्डेल के द्वारा किया गया था। तो टेलिन स्मिथ के द्वारा यानी किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि इसको सुमेलित करना है। इसमें 4 आपके दिए गए हैं समूह और इसी को आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो कुछ चीजें देखिए जो जानते हैं वहीं से आप इसको लीजिएगा, इसको जो चीजें जानते, जैसे प्राकृतिक वृद्धि दर आपको बताया गया, पता है ये है ना। जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसकी वैल्यू के साथ है कोरिलेट दिएगा ये, ठीक। अब यहीं से देखिए पकड़ में आ जाता है ये। देखने में लगता है कठिन, लेकिन जो कठिन होता है बहुत आसान हो जाता है। तो बी का आपका देखिए 1 हो जाएगा, यहीं से आपका पकड़ में आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ से देखिए क्या आएगा, सी का 3 हो जाएगा। कुल प्रजनन दर क्या हो जाएगा, स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने के दौरान जन्मे गए बच्चों की औसत संख्या की जो आयु होती है कुल प्रजनन दर कहलाती है ये। और इसके बाद आश्रिता दर देखिए क्या हो जाएगा, उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का जो माप होता है ये आपके आश्रितों की संख्या आश्रिता दर हो जाएगी। और ये अगर कोहार्ड क्या हो जाएगा आपका, ये विशिष्ट सर्वमान्य, हाँ विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एक जनसंख्या का जो समूह हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सर ये गलत हो रहा है। कोहार्ड सर ये लास्ट वाला होगा, जो क्योंकि सर उसको वो होता है जो मापन किया जाता है वो कोहार्ड वाला होगा सर। ये डी होना चाहिए, ए का डी होना चाहिए सर। ए का 4, ए का 4, यस सर। ए का 4 करेंगे तो क्योंकि वो मापों से भी तो ग्राफ किया है सर। ए का डी करिए सर। डी का सर सेकंड होगा। नहीं, प्राकृतिक वृद्धि दर तो आपका ये है, सही है। डी करेंगे गलत नहीं हो जाएगा, सही किया है ये डी करने हाँ तो गलत हो जा रहा है ना। फिर यहाँ देखिए इसे लीजिएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर, मृत्यु दर या जन्म दर का यानी अंतर आता है ये आपका राइट है ना। तो बी आपका ये सही हो जाएगा ये। नहीं आश्रिता सही है, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है विश्व की वर्तमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चर्चा का विषय बनाइए। विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कुल प्रजनन दर का होना अपेक्षित है। 4.2 रहे, 1.2 रहे, 3.4 रहे, 2.1 रहे। उत्तर क्या होगा, 2.1। अगर किसी भी जनसंख्या का ग्रोथ रेट आपका है 2.1 से अगर बढ़ रहा है तो जनसंख्या ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, उसी पर क्या होगा, बरकरार रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है ना। वही चीज हो गया, हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो उतना आपका 2 है तो उतना ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपका वो 2.1 लगभग उसी के आसपास रहेगा वो। नहीं समझ में आता क्या चीज, अच्छा अच्छा, ये आश्रय स्थान करके दे दिया है, ये नेट में आया होता है एक बार क्वेश्चन, ये ऐसा उसी में आता ही है सब चीजें, ठीक है ना। हाँ हाँ ये नहीं नेट में आया ही था ये क्वेश्चन, है ना, वहीं पे ये। तो लैप्स जनजाति देखिए कहाँ पाई जाती है, ये स्कैंडेनिया वाला क्षेत्र है ना। तो वो आपका है, वहाँ के आश्रय स्थान को सिजदा कहा गया है। ये लैप्स वाला ये वैसे भी आपका वहाँ पे पूछा गया था, ये एक वनडे के एग्जाम में आया था सिजदा। तो इसको हम लोग याद किए थे, सिजदा करना, वो पावेश और सिजदा करना। वो इतिहास में आता था ना, जिसमें पावोस पैर को चूमना, बलवन की नीति, सिजदा करना, वहां से याद कर लिए थे, ठीक। जो बांडू हैं, तो ये देखिए आपका ये हाँ कस्ताऊ, कस्ताऊ ये स्थान ही है सब। और इसके बाद पेंटू, पेंटू का आपका आ जाएगा रीढ़हट,
और किर्गिज तो ये हाँ? किर्गिज हो जाएगा। नहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है सर। एक मिनट तीन का नहीं तो होगा। जो लैप्स हो गया आपका सिजदा कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो इसका बी बी का बी हो जाएगा, सी का नहीं सी नहीं हो नहीं जाएगा। बैंडविच है आपका, बैंडविच आपका 3 था ये, सॉरी इसी के लिए बैंडविच खेमा है। और पेंटू आपका हो जाएगा आपका ये रीड हार्ट हो जाएगा, रीड हार्ट। और ये है किर्गिज का है किस्ताव। तो किस्ताव वो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है किस्ताव। तो इस बेस पे आपका क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नमी वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं कि शुष्क वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, या ठंडे वाले या वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन सी जगह पे खाना बदोश? खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि बंजारों की तरह जीवन यापन करना। हाँ, मरुस्थल क्षेत्र में जो, ठीक ना, जो काफिला निकलता था उनका बरखान वाला जो एरिया था ना, गलियारे से, है ना, बरखान से, है ना, तो वो आपका, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर क्लियर होगा, शुष्क प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। ये खाना बदोशी जीवन वहीं पे रहता है, जितने भी बंजारे हैं सब वहीं पर। एस्किमो प्रजातियों से रिलेटेड है, प्रजातियों से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों का, ठीक ना, कि एस्किमो लोग निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं? मंगोलाइड से आपका राइट आंसर हो गई है। और वैसे भी जो ये उत्तरी अमेरिका के जो मैक्सिमम जो प्रजातियां हैं वो सब मंगोलाइड ही हैं वो सब। वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? औद्योगिक का हो जाएगा ये। और डी का आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकेंड, है ना। और क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत हो जाएगा आपका ये। लास्ट का आपका है बाजार केंद्र का सिद्धांत हो जाएगा, सी का 1 कर दीजिएगा। और बाकी है गॉल्फिन, गॉल्फिन का क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण शहरी केंद्र। और गॉल्फिन आपके लिए नया भी हो गया है ठीक है ना। तो इस आधार पर मिला देगा तो क्या हो जाएगा? ए यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छी बात है, एस्किमो कहाँ पे रहती है? ये कनाडा हो जाती है। लैप्स कहाँ रहते हैं? स्कैंडिनेविया है। और किर्गिज कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया। याकूत कहाँ पे है? साइबेरिया। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 1, सी का 1, बी आपका राइट आंसर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और मैकेंडर से तो श्योर है, मान के चलिए जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, हमेशा आता रहता है यहाँ से, ठीक है। कि निम्न में से किस वर्ष मैकेंडर ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप पुनः निर्धारित किया था? 1922, 1925, 1919, 1917? 1919 राइट आंसर है, ठीक। केंद्र स्थल सिद्धांत देखिए, इनके बारे में कुछ चीजें हैं कि 1904 में देखिए इनकी जो पहले पुस्तक रचना आती है, पेपर इनका रचित होता है द ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, को पूछा गया है। पार्ट ऑफ है हिस्ट्री है, ठीक। 1919 में इनकी दूसरी रचना आती है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी, और उसी समय ये दिया था इन्होंने,
डेमोक्रेटिक, आइडियल एंड रियलिटी। और तीसरी पुस्तक आती है इनकी 1945 में आती है कि द विन ऑफ ए राउंड ऑफ ए वर्ड, ए राउंड ऑफ ए वर्ड, द विनिंग ऑफ द पीस। ऑफ द पीस, तीनों पुस्तक को ध्यान में रखे रहिएगा इनकी, ठीक ना। हालांकि इनकी जो पुस्तक इससे पहले प्रकाशित हो जाती है 42 में ही, लेकिन 42 में क्या हो जाता है, इनकी आलोचना होना शुरू हो जाता है। तो आलोचना करने वाले कौन थे? स्पाइकमैन। स्पाइकमैन की पुस्तक कौन सी थी? स्पाइकमैन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पीस ऑफ ज्योग्राफी, है ना, पीस ऑफ ज्योग्राफी। तो अब हालांकि जो पीस ऑफ ज्योग्राफी देखे 42 में हो जा रही है, लेकिन प्रकाशन का वर्ष की मृत्यु के बाद होता है, 1943 में होता है। और जब ये प्रकाशित होती फिर इन्होंने अपना क्या है, इसका संशोधन कर देते हैं मैकिंडर 45 में। फिर तो इस तरह से सन को ध्यान में रखिएगा, खूब उठा उठा के पूछता है यहाँ से कि कहाँ पे कैसे कैसे। तो अच्छी तरीके से जब जानते रहेंगे कि यहाँ किस तरह से थ्योरी आई है, तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा करके पूछा गया है। स्पाइकमैन की पुस्तक के बारे में पूछा गया, इनकी पुस्तक के बारे में पूछा गया, आलोचनाओं से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक। और जरूर यहां से मिलेगा एक क्वेश्चन आपको ये। नेक्स्ट है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रमुख मानव जातियों की पहचान की गई थी। तो इनके एक पुस्तक, इनका जो थ्योरी आता है जॉन एंड स्टेटा थ्योरी। और इनकी जो थ्योरी आ रही है कब है, 1913 में आई है ये, या इसी को कहा जाता है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत। तो वहां पे इन्होंने जो मानव जातियों की जो पहचान की गई थी वो 5 बताई गई थी, बाद में इसी को और ज्यादा जब किया गया 7 तक आई थी बाद में, ठीक ना। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, शुरुआती दोनों 5 है, बाद में क्या है 7, क्योंकि क्वेश्चन 7 वाला भी आया हुआ है, ठीक। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोलाइड आपका राइट है, ठीक है। मंगोलाइड वहां पे ज्यादातर है। ये भी देखिए करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन का कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 2024 में इनका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? 24th। बाकी ये सारी चीजें जितनी देखिए संगठन जितने भी बताए गए आपको, चाहे क्वाड ले लीजिए, चाहे संघाई सहयोग संगठन, चाहे एशियन है, दक्षिण से सबकी वीडियो बनी हुई है ना, तो उस पर आप ऊपर बाकायदा देख सकते हैं उस पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सुमेलित करना है इनको, है ना, कुछ हवाएं हैं, उन्हीं हवाओं को बताना है। कौन सा 45 चला गया? कहाँ 45? अच्छा अच्छा, इसमें एक रुके बना हो सकता है, पीपीटी बनाने में दिक्कत आई होगी क्या? 45 एक में 45 ये है। अच्छा, जायरे नीदरलैंड वाला इसमें छूट रहा है ना, इसमें नहीं हो पाया है। 45 के बाद 46। अच्छा 45 अच्छा 2 बार। अच्छा आप लोगों में 2 बार हो गया था ये, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखिए,
आप लोगों में है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों का सही क्रम बताइए। जायरे, जायरे कहाँ पड़ेगा? कांगो, है ना, कांगो जायरे। ठीक, तो कांगो से आप लोग किधर जा रहे हैं? उत्तर की ओर जा रहे हैं, है ना। और उत्तर की ओर कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? नीदरलैंड की तरफ जा रहे हैं, नीदरलैंड। और वहां से पूछा गया है कि इनकी जलवायु, पहला ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, फिर दूसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और फिर उसके बाद है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, और अच्छा मैंने भूमध्य रेखीय है वो, है ना, भूमध्य रेखीय, ध्यान रखिएगा ये। ठीक, और फिर आपका है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश। इनमें से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा आपका ये। तो देखिए यहाँ पे कांगो, कांगो कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। उसके बाद देखिए सहारा का मरुस्थल आ जाता है, तो यहाँ पर क्या मरुस्थलीय यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आ जाता है? भूमध्य सागर आ जाता है, तो भूमध्य सागर से रिलेटेड इसकी जलवायु आ जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद देखिए नीदरलैंड के ऊपर आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक हो जाएगा ये। यानी अगर देखिए बढ़िया से मैपिंग का अगर है तभी आप इसको कर भी पाएंगे, ये सब चीजें, है ना। सब क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, कि पहले आपका भूमध्य रेखीय, फिर आपका क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय, और फिर भूमध्य सागरीय, और लास्ट में क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोपीय। चलिए नेक्स्ट इसके बाद सुमेलित कीजिए इसमें से। एक तरफ है देश और दूसरी तरफ ही आपका दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? विली विली। चीन में टाई लगाकर फोन करता है, टाइफून। भारत में चक्रवात। यूएसए में हरिकेन। ठीक, तो मिला लीजिए क्या हो जाएगा आपका? ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और इधर देखिए हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना था इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? फुजीटा, है ना, इसी को फुजीटा स्केल कहते हैं। और इसी को देखिए जो फुजीटा स्केल होता है ये आपका क्या है? F0 से लेकर के F5 तक। F से मतलब है फुजीटा स्केल, ठीक है ना। बाद में देखिए क्या 2007 में जो करंट से आपका है ये, इसी का संशोधन किया गया है ये, और संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया एनहांस्ड फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल कह दिया गया है, या शॉर्टकट में इसी का अच्छा ले लेते हैं, ई से एनहांस्ड, और F से क्या हो जाएगा? फुजीटा। EF0 से लेकर के EF5 कर दिया गया इसी को, जो इसका परिमार्जन रूप आया है करंट में ये। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बताते हैं कि जो EF0 जो आता है ये सबसे कमजोर बाउंडर होता है ये। कमजोर बाउंडर, और ये क्या होगा? सबसे ज्यादा विनाशकारी बाउंडर। सबसे ज्यादा विनाशकारी। ठीक, तो ये आपका इसका क्या लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए डाले थे ताकि इसको यानी अपडेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कि 2007 में इसी का दूसरा आया है। ठीक, और इसी को नाम क्या दे दिया गया है? एनहांस्ड फुजीटा स्केल, या शॉर्टकट में से इसी को कहते हैं EF0 से लेकर के EF5, और यहां से फिर इसको कई रूपों में डिवाइड कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, कि सबसे ज्यादा तीव्र वर्षा कौन सा करता है, तो वर्षा स्तरी करता है ये, सबसे तेज ये वर्षा करता है, वर्षा स्तरी बादल सबसे ज्यादा करता है ये। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हाँ? तो फुजीटा तो आपका पिछले भी पढ़ लिया लोग, है ना, वहां से हो गया। रिक्टर स्केल जानते हैं, मार्केली स्केल वो भी आपका भूकंप से रिलेटेड हो गया। तो साफिर सिम्पसन स्केल, इसका जो निर्माण किया गया था 1971 में किया गया था रॉबर्ट सिम्पसन के द्वारा, रॉबर्ट उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है ये, है ना, साफिर सिम्पसन स्केल कहते हैं। या इसी को और भी देखिए नाम दिया जाता है SSHS कहा जाता है, यानी इन्हीं का पहला अक्षर ले लिया गया है। एस से साफिर, एस से सिम्पसन, एच से हरिकेन, एच से क्या आ जाएगा स्केल, इसी का शॉर्टकट क्या कहते हैं, SSHS कहते हैं। या इसी का एक और भी नाम है, इसी को और करके कहा जाता है SSWS, SSWS भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफिर सिम्पसन विंड स्केल कहा जाता है ये। तो तीनों पॉइंट को ध्यान में वही नोट कर लीजिएगा। 1971 में रॉबर्ट सिम्पसन के द्वारा ये निर्माण किया गया था, और इसी का दूसरा नाम क्या है, SSHS है, यानी साफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल या साफिर सिम्पसन विंड स्केल के नाम से इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। मिसिसिपी के मैदानी क्षेत्र, प्रशांत तटीय, अलास्का या अटलांटिक समुद्र तट। तो टॉर्नेडो कहां पर आता है, पहली बात ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रहेगा ना, टॉर्नेडो की जगह पे आ रहा है ये यूएसए में आता है। यूएसए में कौन सा आपका है, मिसिसिपी मिसौरी वाला मैदानी क्षेत्र, यानी अंदर तक जाता है ये, ठीक है ना। तो ये आपका है क्या हो जाएगा, मिसिसिपी का मैदानी क्षेत्र आपका है ये। नहीं, अटलांटिक नहीं होगा। देखिए जानबूझ के इसको क्यों डाला, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं सब चीजें, और बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं लोग, कैरिबियन सागर, मैक्सिको सागर या अटलांटिक है ना, इनको लेकर के परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये अंदर तक चली जाती है ये। जो हरिकेन आपका है दूसरा, वो आपका वहीं पर रह जाता है, सीन खाड़ी तक रहता है वो, ठीक। तो ये यूएसए से संबंधित आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के टॉर्नेडो वैली से रिलेटेड आपका ये है, ठीक। और किसके द्वारा इसको नापा जाता है, तो फुजीटा स्केल के द्वारा इसी को नापा जाता है, ये फुजीटा स्केल के द्वारा इसी को नापा जाता है ये। अच्छा, यहीं से आप लोगों ने इसका ले लिया क्या आंसर, दूसरा वाला, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए उसमें जो करीब है उस पर ज्यादा दिया जाता है। अब चूंकि यूएसए का मिसिसिपी मैदानी दे दिया गया है, तो इसलिए उसको मान लिया गया है। अब यहाँ पे नहीं दिया है मैदानी क्षेत्र, इसलिए अब उसके अनुसार आपका वो है, क्योंकि उत्पत्ति तो आपका वहीं से हो रहा है जहाँ पे आपका है कैरिबियन सागर से ही है ना। तो वहां से उत्पत्ति होकर के वो मिसिसिपी मिसौरी तक जाती है वो। अब चूंकि वो जो उसका प्रभाव देखिए कहाँ पे हो रहा है, मिसिसिपी मिसौरी के अंदर जाके करता है वो। अब चूंकि मिसिसिपी मिसौरी इसमें नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे कैरिबियन सागर मान लिया गया था उत्तर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, फिर कैरिबियन सागर हो जाए। तो देखिए क्यों आप यहाँ पे कैरिबियन सागर क्यों माने, कि वहां पे कैरिबियन सागर या अटलांटिक को आपने नहीं माना है, क्योंकि उसमें क्या निकटतम उसका स्थान दे दिया गया था ये। किस जगह एली आता है सर, वही क्षेत्र पूछा। हाँ, वो क्षेत्र से रिलेटेड। सबसे ऊंचाई के बादल,
हैं? कपासी कपासी है ना, कपास की तरह होते हैं ना, या कपाल की तरह, कपाल सर याद कर लिए करिए, ठीक है ना। हाँ, चमकीले बादल जो होते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा आपको ये, कपासी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो सर रहा है। अस्तरी दिया है ना, हाँ, हाँ, ये अस्तरी मतलब नीचे होगा ना, नहीं 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 नहीं, नहीं, सही सही, हाँ, ये होगा। पच्छाव है ना, हाँ, सबसे ऊपर यानी है पच्छाव बादल होते हैं, सीरज जिसे कहते हैं, पच्छाव है ना। हाँ, थोड़ा इंग्लिश वर्जन पे है, इसी को सीरस कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सीरस। सीरस के बाद क्या आ जाता है, पच्छाव स्तरी है ना, ये आते हैं। तो सीरस से पच्छाव ना देके पच्छाव या स्तरी, ये राइट आंसर हो गई है, ठीक है ना। कपासी उसके बाद में नीचे आते हैं। तो इसको देखिए याद करना, सीरस सिर से याद करते हैं, सिर सबसे ऊपर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में देख लिया करिए, ज्यादा सही रहेगा। हिंदी में बड़ा कंफ्यूज हो जाता, हम भी एक बार कपासी पे चले गए, फिर याद आया कि नहीं, सीरस यहाँ पे। आपने पिछली क्लास में वो एक कहानी सी बताई थी कंगे को लेकर, उससे क्लियर था सारे अच्छा। बादल। अच्छा, चलिए नेक्स्ट है हरिकेन। हरिकेन का प्रभाव कहाँ पे रहेगा, यूएसए। टाइफून, टाइफून चीन। विली विली ऑस्ट्रेलिया। और टाइफू जापान। मिला लिए, क्या जाएगा इसमें, सर इसका ए आएगा, ए का, फर्स्ट आएगा सर। ए का पहला राइट आंसर। देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास ये नहीं बन सकता है, हरिकेन की उत्पत्ति नहीं होती है, हाँ? या सॉरी, हाँ, आसपास नहीं होता, बिल्कुल सही है ना। फिर कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, कोरियालिस बल यहाँ पे कम होता है। सर ये ध्रुव जैसा हाँ, होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ए से यार गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद वर्षण से संबंधित हीन क्रिस्टल का सिद्धांत है ना, वर्जन का है, ठीक है। तो हीम क्रिस्टल, तो हीम क्रिस्टल हिम के रूप में ये बारिश करते हैं ये, ठीक है। तो जो वर्षा, जो वर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो 3 रूप में होती है। एक होता है ठोस रूप में, एक होता है द्रव रूप में, एक होता है गैसीय रूप में होती है। जब ठोस रूप में होता है उसी को यानी हिम यानी ओला के रूप में कहते हैं हम लोग, हिमवृष्टि के रूप में, ठीक। और जब वो आपका लिक्विड के रूप में होता है उसी को रेनफॉल कहते हैं, और जब गैस के रूप में होता है तो उसी को फॉग यानी ये सब कहते हैं, ठीक ना। तो 3 रूप में वर्षण से रिलेटेड आप कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अपने पुच्छल किनारों के द्वारा उठे ताग्र में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम बताना है कि क्या होगा इसमें। अपने पुच्छले किनारे से दूर उष्ण वाताग्र में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम बताना है ये। हाँ, पहले आपका है वर्षा स्तरी, फिर आपका है मध्य स्तरी। अच्छा, ये मध्य स्तरी दोबारा दे दिया गया इसमें, ये गलत दे दिया है, ऐसे राइट ही आपका आपका मिसप्रिंट कर दिया गया है ये, ठीक ना। मध्य स्तरी और फिर आपका ये अच्छा, ये राइट, डी आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक। वर्कनीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, शीतोष्ण चक्रवात से रिलेटेड आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक। लास्ट आपका उष्ण वाताग्र का औसत ढाल कितने कितने का अनुपात में होता है ये। तो ये आपका है 1 अनुपात, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है ये, ठीक ना। 1 अनुपात 100 से लेकर के 1 अनुपात 400।
है।